बालकनी में डला झूला और उस पर बैठी माही हर सुबह की तरह आज भी बालकनी में बैठे बैठे अखबार पढ़ रही थी और आने जाने वाले लोगों को देखकर उसे जो खुशी महसूस होती थी उसी खुशी को आज भी महसूस कर रही थी। उसे अच्छा लगता था ऐसे सुबह सुबह सोसाइटी के बच्चों को स्कूल जाते देखना, अखबार और दूध वाले का सोसाइटी में आना, बुजुर्गों का पार्क में सैर करना। हालांकि माई खुद काफ़ी अंतर्मुखी स्वभाव की थी और लोगों के साथ भी ज़्यादा व्यवहारिक नहीं थी। हमेशा बस अपने काम से बाहर जाती और सीधा घर आकर अपने काम में लग जाती, जिसकी वजह से सभी उसे घमंडी समझने लग गए थे। लेकिन माही घमंडी नहीं थी, वो बस हालातों के चलते अंतर्मुखी हो गई थी। आज माही के सामने वाले फ्लैट में एक परिवार रहने आया। उस परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। लड़की सबसे छोटी थी। इस परिवार का शायद यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। पति नौकरी करता था और पत्नी घर संभालती थी। तीनों बच्चे पढ़ रहे थे। उस परिवार की महिला का नाम सुजाता था। इस परिवार के बारे में इतनी जानकारी भी माही को तब लगी जब सुजाता माही से दूध वाले का नंबर लेने उसके फ्लैट पर आई। माही ने सुजाता की नए घर को सजाने संवारने से लेकर कूड़ा वाला, दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला सबसे जान पहचान करा दी। सुजाता और माही एक तरह से अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि सारे सोसाइटी वालों के साथ साथ माही खुद भी हैरान थी कि उसके जैसे अंतर्मुखी औरत कैसे किसी से इतना जुड़ सकती है। लेकिन माही को ये दोस्ती बहुत सुकून दे रही थी क्योंकि उसे सुनने वाला कोई मिल गया था। आमने सामने फ्लैट होने की वजह से माही और सुजाता एक दूसरे के फ्लैट पर आती जाती रहती। इन कुछ दिनों में माही उस परिवार से पूरी तरह घुल मिल गई। बच्चे भी माही को मासी कहकर पुकारने लगे। सुजाता ने कई बार माही से उसकी शादी को लेकर पूछा, लेकिन माही ने हर बार टाल दिया। माही का दिल न दुख जाए यही सोचकर सुजाता ने भी फिर ज़्यादा पूछना बंद कर दिया। इस तरह कुछ महीने बीत गए। दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। लेकिन इन सब के बीच माही ने इस परिवार में एक अजीब सी बात नोटिस की और सुजाता से इस बारे में बात करने की सोची। माही ने देखा कि सुजाता के घर में अक्सर उसके 10 वर्षीय बेटे सीना के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है। उसके दोनों बेटे जहां बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहे थे, वहीं सीना को छोटे से स्कूल में डाला गया था। दोनों बेटे जहां स्कूल बस से स्कूल जाते थे, वहीं सीना पैदल ही स्कूल जाती थी। बेटे स्पोर्ट एकेडमी जाते थे, लेकिन सीना को घर में ही रहना होता था। हालांकि सीना के साथ किसी तरह की मार पिटाई तो नहीं की जाती थी, लेकिन उसके ऊपर खर्च नहीं किया जाता था, ना ही उसके भविष्य को सुधारने के लिए कोई प्लानिंग की गई थी। ये सब देखकर माही ने सुजाता से बात करने की सोची, क्योंकि सीना के साथ हो रहे भेदभाव को वो देख नहीं पा रही थी और उसे खत्म करने के लिए आज उसने अपने नशूर हो चुके जख्मों को एक बार फिर से कुदेरने का निश्चय किया। जिन जख्मों को वो ढक चुकी थी, एक बार फिर उन्हीं जख्मों को खोलने की सोची, क्योंकि माही अब शीना को दूसरी माही बनाते नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने सुजाता से बात करने और उसे समझाने की सोची। लेकिन कुछ इस तरह की सुजाता को बात भी समझ आ जाए और उसे ऐसा भी ना लगे कि माही उसके घर में दखल अंदाजी कर रही है। माही ने सुजाता को फ़ोन किया और कहा कि शाम में फ्री होकर आ जाओ, साथ बैठकर चाय पीते हैं। सुजाता शाम को माही के पास आई तो देखा माही अपनी डायरी के पन्नों को पढ़ रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। सुजाता ने माही से पूछा, अरे माही, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और क्या लिखा है इस डायरी में, बताओ ना। सुजाता के सवाल पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया और बोली, अरे सुजाता, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, रुको मैं चाय बनाकर लाती हूँ। माही अपने आंसू पोंछते हुए रोशनी की तरफ चली गई और अपनी डायरी साथ ले गई। सुजाता को ये अजीब तो लगा, लेकिन वो चाय पीकर घर आ गई। अगले दिन से सुजाता ने नोटिस किया कि माही उससे बात नहीं कर रही, ना ही उसे दिख रही है। पूछने पर माही ने बहाना लगा दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। जब काफ़ी दिन गुजर गए और माही सुजाता से दूर होती चली गई, तो अब सुजाता को उसकी कमी खलने लगी। उससे बात करने के लिए बेचैन होने लगी, लेकिन माही की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था।
सुजाता ने ये बात अपने पति से भी बताई तो उसके पति ने भी उसे माही के घर जाकर मामले का पता करने को कहा। उसके पति ने कहा, देखो सुजाता, माही अकेले रहती है, हो सकता है उसे कोई दिक्कत हो, तुम उसकी एकमात्र सहेली हो और वो तुम्हारी, उसने शिफ्टिंग के वक्त हमारी बहुत मदद की है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उसकी परेशानी जानकर उसकी मदद करो। अगले दिन जैसे ही सुजाता घर के कामों से फ्री हुई, उसने जाकर माही के घर की बेल बजाई। दरवाज़ा किसी लड़की ने खोला, जिसे देखकर पहले तो सुजाता हैरान रह गई। फिर उसने थोड़े रौब से उस लड़की से पूछा कि इस फ्लैट की मालकिन माही कहाँ है और तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। लड़का बोला, माही दीदी तो कहीं और चली गई है और ये फ्लैट मुझे रेंट पर दे गई है। रेंट पर दे गई और खुद कहीं और चली गई, लेकिन क्यों और कब? सुजाता ने उस लड़के से पूछा तो लड़के ने जवाब दिया कि कल ही गई है। क्यों गई है वो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन आपके लिए एक डायरी छोड़ गई है। दीदी ने मुझसे कहा था कि आप उन्हें मिलने जरूर आएंगे, तब आपको उनकी ये डायरी दे दूं। सुजाता ने झट से डायरी अपने हाथों में ली और तेज कदमों से अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगी। घर आकर सोफे पे बैठकर सुजाता ने वो डायरी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे सुजाता वो डायरी पढ़ रही थी, उसकी आंखों के सामने जाना पहचाना घर, उसमें रहने वाले लोग आते जा रहे थे। डायरी पढ़ने के बाद सुजाता निढाल होकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके हाथ से डायरी छूट जाती है, जिसमें से एक पत्र उसको नीचे गिरा हुआ दिखता है। सुजाता उस खत को उठाकर पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा था, सुजाता, तुमने डायरी पढ़ ही ली होगी। तुम हमेशा से मुझसे मेरे परिवार, मेरी शादी की पूछती थी ना, तो उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब सुजाता, तुम ही बताओ, जिस घर में मेरे जैसी एक दूसरी माही पल रही है, उस घर से मैं कैसे जुड़ रह सकती हूँ? मेरे जख्म फिर से हरे हुए हैं, इसलिए मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि शहर को भी छोड़कर जा रही हूँ, किसी ऐसी जगह जहाँ अब दोबारा से मेरे जख्म हरे ना हो। तुम्हारी सहेली माही। सुजाता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने तुरंत पति को फोन करके बुलाया और माही की डायरी दिखाई। पतिदेव ने पढ़ना शुरू किया। मैं माही, माँ बाप की इकलौती बेटी और 3 भाइयों की इकलौती बहन, आज उम्र के 39वें साल में अकेली, एकदम अकेली। वजह, क्योंकि माँ बाप ने मुझे हमेशा एक बोझ समझा, कमतर समझा। माँ को अक्सर कहते सुना कि चौथा भी बेटा हो जाता तो हमारी अर्थी के लिए 4 कंधे पूरे हो जाते, लेकिन चौथी लड़की हो गई। अब पहले इसे पढ़ाओ, फिर इसका दान दहेज इकट्ठा करो और फिर सारी जिंदगी इसके ससुराल वालों के आगे हाथ जोड़े खड़े रहो। घर में भाइयों के लिए बेड और गद्दे थे, वही मेरे लिए एक फोल्डिंग और एक पुरानी चादर तकिया। भाइयों के लाड लड़ाए जाते और मैं कोने में सुबकती रहती। कभी कभी पापा तो थोड़ा बहुत प्यार जता भी देते थे, लेकिन मेरी अपनी सगी माँ के मुंह से कभी एक प्यार का शब्द नहीं सुना। भाइयों के लिए सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ लड़की होने के ताने। मैं जब कभी इस अन्याय का विरोध करती तो भाइयों द्वारा पीटी जाती, क्योंकि माँ के मेरे प्रति रवैये को देख देख कर भाइयों के दिलों में भी अपनी इकलौती बहन के लिए कोई प्यार नहीं पनपा। मैं पढ़ने में अच्छी थी तो स्कॉलरशिप मिलती गई और अपने बलबूते में कॉमर्स विषय में मास्टर हो गई। पढ़ाई को लेकर पिताजी का साथ मिला था और स्कॉलरशिप, वरना शायद पढ़ाई भी रोक दी जाती। अब घर में मेरी शादी को लेकर बातें होने लगी। हालांकि मैं पहले जॉब करके अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, लेकिन माँ ने फिर अपने बेटों की शादी की दुहाई दी कि तू जाएगी तभी बेटों की शादी होगी, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मैंने भी ये सोचकर हाँ कर दी कि शादी के बाद पति को मनाकर जॉब कर लूँगी और सबसे बड़ी बात, इन तानों से पीछा छूट जाएगा। मेरा घर होगा, मेरा परिवार होगा, अपनी मर्जी से जीऊँगी। पापा कुछ रिश्ते लाए, लेकिन माँ ने हर रिश्ते को यह कहकर मना कर दिया कि अमीर परिवार है, सास ससुर है, ननंद है, बहुत कुछ देना पड़ेगा। जब माँ को अपनी सगी माँ को पापा से ये कहते सुना
कि इतना कहाँ से देंगे, कोई अकेला सा लड़का देख लो जिसे कुछ देना ना पड़े, सस्ते में काम निपट जाए, इसे सब दे देंगे तो बेटों का हिस्सा कम हो जाएगा। फिर तीज त्योहार बच्चा होने पर बस देते रहो, कब तक देते रहेंगे। जो भी कोई मिले, जैसा भी मिले, गरीब सा जिसे कुछ देना ना पड़े, ऐसा लड़का ढूंढो। इसकी किस्मत में हुआ तो शादी के बाद सब हो जाएगा, नहीं हुआ तो दान दहेज देने के बाद भी डूब जाएगा। अपनी सगी माँ के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद शरीर से आत्मा बाहर निकलती महसूस हुई। दिल के 1000 टुकड़े हुए। तभी एक फैसला लिया। माँ के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि माँ, आपको मेरी शादी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कितने भी गरीब घर में मेरी शादी कराओ, जहाँ आपको कुछ देना ना पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ा खर्च तो आपका होगा ही। अगर मैं तीज त्योहार में आपके घर ना आई तो रिश्तेदार, ससुराल वाले, मोहल्ला, पड़ोस सब मुझे ताने मारेंगे। और अगर आई तो तीज त्योहार में चाहे कितना भी कम दो, पर आपका खर्च फिर भी होगा। बच्चा होने में भी यही सब होगा। इस सब में ससुराल पक्ष से मुझे ताने सुनने को मिलेंगे, और घर आई तो आपसे। माँ, आपने एक सगी माँ होने के नाते आज तक मुझे बेटी समझकर प्यार नहीं दिया। मैं चाहती हूँ आप 100 बरस और जिएं, लेकिन आपके अनुसार मैंने लड़की के रूप में जन्म लेकर आपकी अर्थी का चौथा कंधा आपसे छीन लिया। लेकिन माँ, आपने भी एक लड़की के रूप में ही जन्म लिया था। आपके प्रिय बेटों की बहुएं भी किसी के घर बेटी के रूप में ही जन्मी हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेरा बेटी होना मेरा गुनाह लगता है। भले से आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन आपकी बेटी होने के नाते आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। माँ, मैं आज आपको अपनी शादी के फ़र्ज से आज़ाद करती हूँ, ताकि आपका थोड़ा बहुत भी होने वाला खर्चा बचे। मैं घर से भाग नहीं रही, मैं जा रही हूँ आपको आज़ाद करके। आपके फ़र्ज से कहीं नौकरी करूँगी और जीवन यापन करूँगी। पहली बार आखिर में बस इतना मांगूंगी कि अगर आपके घर पोती हुई तो उन्हें दूसरी माही ना बनाना। आपकी अपनी बेटी, जिसे आपने कभी अपना नहीं समझा, माही। आखिर के पन्नों पर माही ने लिखा कि घर छोड़ने के बाद उसने हजारों मील दूर इस शहर में नौकरी कर ली, अपना घर बनाया, लेकिन बसाया नहीं। टूटे दिल के रास्ते भी बंजर हो गए थे, तो कोई दिल में आया ही नहीं जिसके साथ घर बसाने की सोचती। सालों तक घर वालों की कोई जानकारी नहीं मिली, ना उसने जानकारी हासिल करनी चाहिए। कुछ साल पहले एक रिश्तेदार से अचानक इसी शहर में मुलाकात हो गई, जिनसे पता चला कि अपनी अर्थी के चौथे कंधे का हर वक्त बिलाप करने वाली माँ को उसके अंतिम समय में उनके बेटों के 3 कंधे भी नसीब नहीं हुए, क्योंकि तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर विदेश में बस चुके थे और माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया था, जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सुजाता के पति डायरी पढ़कर स्तंभ रह गए। उसके बाद उन्होंने सुजाता के नाम माही की चिट्ठी को भी पढ़ा और सुजाता से कहा कि इस डायरी में जिस घर की परछाई हमें नज़र आ रही है, वो घर किसी और का नहीं बल्कि हमारा खुद का है। हम अपनी सीना के साथ वही सब कर रहे हैं जो माही के घर वालों ने उसके साथ किया। इसलिए माही ने लिखा है कि वो अब दूसरी माही बनते नहीं देख सकती, उसके जख्म हरे होते नहीं देख सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। माही की माँ तो फिर भी पुराने ज़माने की थी, लेकिन हम तो आज के पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग हैं। हम कैसे अपने बेटे बेटी में फ़र्क कर बैठे? हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। सुजाता और उसके पति अब समझ चुके थे कि उन्हें कैसे अपनी गलती सुधारनी है। शीना को उन्होंने गोद में उठाया, उसकी ज़रूरत का हर सामान उसे दिलाकर लाए। एक बड़े स्कूल में उसकी भी एडमिशन की बात की और उसे डांस का शौक़ था तो उसे डांस एकेडमी भेजना शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं माही की कमी उन्हें खलती रही और वो सोचते रहे कि काश माही आ जाए और देखे कि उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सुजाता के घर की डोरबेल बजी। सुजाता ने दरवाज़ा खोला तो उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने माही खड़ी थी। सुजाता झट से माही के गले लग गई और रोते रोते कहने लगी कि तुम्हारी सीख से हमने अपनी गलती सुधार ली, फिर क्यों तुमने हमें सज़ा दी? क्यों गई हमें छोड़कर? इस पर माही हंसने लगी और बोले कि
मैं कहीं नहीं गई थी, यही थी इसी फ्लैट में, बस तुम पर नज़र रखे हुए थी कि तुम सीना को लेकर संभले कि नहीं। अपने फ्लैट की खिड़की से तुम्हें सोसाइटी में देखा करती थी। तुम लोगों का सीना के प्रति खत्म होता भेदभाव और बढ़ता प्यार देखकर खुश होती थी। अब जब लगा सब सही हो गया तो आ गई सामने, लेकिन अपने ही फ्लैट में रहकर तुम किसी को नज़र कैसे नहीं आई? और वो लड़का कौन है जो फ्लैट में रह रहा है? सुजाता ने हैरानी से पूछा। अरे वो लड़का मेरे ऑफिस में जॉब करता है। मुझे तुम सब से छुपना था, लेकिन घर बाहर के कई ज़रूरी काम होते हैं जिनकी वजह से उस लड़के को घर पर रख लिया था, ताकि मेरे काम भी न रुके, तुम पर नज़र भी बनाए रहूं। और किसी को इसलिए भी नज़र नहीं आई क्योंकि अंतर्मुखी हूँ, तो किसी से ज़्यादा मेल मिलाप है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई छुपने में। और बीमारी का कहकर ऑफिस न जाकर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, माही बोली। ये सुनकर सुजाता जहाँ हैरान रह गई, वहीं उसने उनकी आंखें खोलने के लिए माही का धन्यवाद भी किया और उसे गले से लगा लिया। सुजाता ने माही से माफ़ी मांगी और कहा कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी भूल गए थे कि बेटियां बेटों से भी ज़्यादा अपनी होती हैं, और बेटियां शादी के बाद भी माँ बाप का उतना ही ख्याल करती हैं जितना शादी से पहले करती हैं। बेटियों को भी बराबर सम्मान और प्यार की ज़रूरत होती है। सुजाता के मुंह से ये सब सुनकर अब माही को भी सुकून था कि एक माही को पैदा करने को लेकर जहां उसकी सगी माँ हमेशा उसे अपराध बोध महसूस कराती रही, वही आज उसने दूसरी माही को पैदा होने से बचा लिया। सच में दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि काफ़ी घरों में बेटी और बेटा में फ़र्क किया जाता है। ऐसे माँ बाप से मैं तो विनती करती हूँ कि ऐसा ना करें। अगर उनको ऐसा ही करना है तो वो सिर्फ बेटा ही पैदा करें, बेटी पैदा करने की उनको कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि जिस बेटी के साथ ऐसा भेदभाव होता है उस बेटी के दिल से पूछो उसे कितना दर्द होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।